हेलो दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक जो जियोग्राफी की है, उसका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम देखने जा रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप, स्थल के बारे में आप जानते हैं, वो जगह जहां आप पैर रख सकते हैं, जहां आप रह सकते हैं, या फिर वो जगह जहां पर इंसान अपने कदम रख सकता है, वो स्थल है। अब स्थल रूप का क्या अर्थ है? स्थल रूप का अर्थ है कि जमीन पे पाए जाने वाली आकृतियां। जमीन पर पाई जाने वाली आकृतियां कितने तरह की होती हैं, हमारी धरती पर कितने तरह की आकृतियां पाई जाती हैं, उसी को स्थल रूप कहा जाता है। हमारी धरती पे अलग अलग जो स्थल रूप होते हैं वो कई वजहों से बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रतिरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, एक तो प्रक्रिया आपकी होती है धीरे धीरे गति हो रही है, जिस मैदान पर हम आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। वो कैसे होता है? जैसे ये है हमारा ये हमारी जमीन है जिस पर आप खड़े हैं। अब इसके नीचे ना जो जमीन है उसमें लगातार गति हो रही है। वो लगातार जिस प्लेट पे हम हैं, हम लोग जिस जमीन पे हैं ना, वो एक प्लेट पे टिकी हुई है, चट्टानी प्लेट है, उसके ऊपर टिकी हुई है। अब ये चट्टानी प्लेट बहुत धीरे 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 गति कर रही है। कई सालों में, कई हजार सालों में क्या होगा, ये एक दूसरे से टकरा करके नीचे डूब जाएंगी, भूकंप आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। भूकंप आने के बाद क्या हो जाता है? भूकंप आने के बाद वहां की स्थल आकृति बदल जाती है। ठीक है, जैसे पहले कहीं मैदान था तो वहां क्या हो जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो एक तो हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक गति है, जैसे हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ के अंदर जो ये अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, इसके अंदर गति हो रही है। ये तरह तरह की जो है लावा जो है इसके अंदर गति कर रहा है, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, कुछ लावा ऐसे घूम रहा है, कुछ ऐसे घूम रहा है। तो अपने साथ साथ ये अंदर जो चट्टान है ना, उसको भी घुमा रहा है। एक दिन चट्टान घूमते घूमते क्या करेगी, आपस में एक दूसरे से टकरा जाएगी तो भूकंप आएंगे। ठीक है, इसी तरह की गतिविधियों की वजह से हमारे यहाँ तरह तरह की स्थल आकृतियों का निर्माण हुआ है। उसके अलावा जो हम देखते हैं, जो हमारा रेगिस्तान होता है, जहाँ पे आप बालू देखते हो या फिर रेत देखते हो, वो किस वजह से होता है? एक तो हो गया ये अंदर की गति। बालू रेत किस वजह से है? बाह्य कारणों से, यानी बाहरी कारणों से। ठीक है, बाहरी कारणों से रेगिस्तानों का और अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। जहां से एक जगह ऐसी हो सकती है जहां से हवा मिट्टी उड़ा कर लिए जा रही है और दूसरी जगह मैदान में क्या कर रही है, मिट्टी को इकट्ठा कर रही है, रेत को इकट्ठा कर रही है। जहां रेत को इकट्ठा कर दिया वहां रेगिस्तान बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बाह्य गतिविधियों से, पृथ्वी के ऊपर होने वाली गतिविधियों से और पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों की वजह से तरह तरह की आकृतियां पृथ्वी के ऊपर बन जाती हैं। और ये कितने तरीके की होती हैं और कैसे बनती हैं, आइए इसको देखते हैं। इस चैप्टर में यही चीजें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर क्या आप जानते हैं करके यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ जगहों को तो, जो कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देती हैं उनको तो हम पहाड़ी कहते हैं, लेकिन फिर पहाड़ किसको कहते हैं? तो यहाँ पर पहाड़ी और पहाड़ के नाम, पहाड़ी और पहाड़ में डिफरेंस बताया गया है। अगर कोई पहाड़ी 600 मीटर से अधिक ऊंची है और उसकी ढाल खड़ी है, ठीक है, ढाल खड़ी का क्या मतलब है? कुछ इस तरीके से है, ये 600 मीटर ऊंचाई है और ये खड़ी ढाल जैसे है जिसपे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो, और इसकी ऊंचाई क्या हो, 600 मीटर से ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा हो जाए, तो इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, नीचे कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। बाह्य प्रक्रिया के द्वारा जो है लगातार बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ठीक है, जो बाहरी प्रक्रिया हमने बताई कि एक जगह से बालू उड़ करके या रेत उड़ करके दूसरी जगह जा रही है, वो बाह्य प्रक्रिया है। अब उसमें बाह्य प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन का मतलब होता है पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ नीचे आते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, इस पे कहीं एक ऊंचा सा टीला था जो किसी पर्वत का था या किसी मिट्टी के ढेर का टीला था। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, धीरे धीरे कई सालों में हवा यहाँ के टीलों से धूल उड़ा उड़ा के ले जाती रही और कई हजार सालों बाद क्या हुआ, ये मैदान बिल्कुल सपाट हो गया और कहीं और पे जाकर के ये मिट्टी इकट्ठी हो गई। तो इस तरीके से जब मिट्टी हवा द्वारा उड़ाई जाती है, या फिर कई बार क्या होता है,
जैसे मिट्टी किसी जगह इकट्ठी है, ठीक है, अचानक से इस जगह बाढ़ आ गई, नदी थी, नदी का पानी बह के बहते हुए इधर आया और इस मिट्टी को बहा करके कहीं और ले गया। तो इस तरीके से जब मिट्टी काटी जाती है पानी के द्वारा या हवा के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ठीक है, इसको अपर्दन कहते हैं। जिस जगह से मिट्टी काट ली जाती है, जहां से काटी जाए, जहां से मिट्टी काटी जाए, चाहे हवा से चाहे पानी से, जहां से मिट्टी कट जाए, जहां मिट्टी कट जाए वहां क्या होता है? उस जगह पे होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। लेकिन जब ये मिट्टी कट रही है तो कटने के बाद या तो पानी की सहायता से या हवा की सहायता से कहीं और जाकर के भी ये इकट्ठी हो रही है। तो जहां पे ये इकट्ठी हो रही है, इकट्ठा होना, जहां पर भी ये इकट्ठी हो रही है उसी को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इकट्ठा होने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। तो दो प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है, निक्षेपण और अपर्दन। अपर्दन आप समझ गए, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को कहते हैं। निक्षेपण का क्या मतलब होता है? अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह नीची होती है, तो निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ठीक है, ये प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ये हमने अभी आपको दिखाया। अगर कहीं बर्फ है, बर्फ पिघल गई अगर, तो वो पानी बन करके कहीं और चली जाएगी और जहां पे बर्फ थी वो जगह अब नीची हो जाएगी। अब हम देखते हैं कितने प्रकार की स्थलाकृतियां या कितने प्रकार की आकृतियां हम कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती हैं। सबसे पहले स्थलाकृति है पर्वत। ठीक है, पर्वत जो है क्या होता है? कोई भी ऐसी पहाड़ी, कोई भी ऐसी स्थलाकृति जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा हो। ठीक है, ऊपर हमने देखा 600 मीटर से ऊंचाई ज्यादा जिस चीज की होगी, यहाँ पे हमने देखा था 600 मीटर से ऊंचाई अगर किसी चीज की ज्यादा है, किसी स्थलाकृति की, तो उसको क्या कहा जाएगा? पर्वत कहा जाएगा। ठीक है, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं, जैसे जैसे पर्वत पे ऊंचाई पे बढ़ते हैं ना, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, ये काफी ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो 8,848 मीटर की ऊंचाई पे कौन सी है? एवरेस्ट है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, वैसे वैसे वहां पे क्या होता है? ठंड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, ऊपर जाने पे क्या होता है? यहाँ बर्फ जम जाती है। इस तरीके से बर्फ जम जाती है। कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जहां पर लगातार जमी रहती है बर्फ, चाहे कोई मौसम हो, ऊंचाई की वजह से, क्योंकि ऊंचाई पे तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है, नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है, जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पे क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। यही बर्फ जब पिघलती है तो इसी से हमें पानी मिलता है और ये पानी नदियों के रूप में हमारे घर तक पहुंचता है। ठीक है, हमारे शहरों तक पहुंचता है। तो ये जो स्थलाकृतियां होती हैं, पहाड़ जिसको पर्वत कहते हैं, इन पर्वतों पे जो लगातार बर्फ जमी रहती है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे बर्फ जो है वो लगातार जमी रहती है। तो जिस जगह पे बर्फ लगातार जमी रहती है उसी को क्या कहते हैं? उसी जगह को हम हिमानी कहते हैं। उस तरह की आकृति को, बर्फ की आकृति को हिमानी कहते हैं, जो लगातार जमी रहे, लगातार जमी रहती है। इससे पानी रसता रहता है लेकिन इसकी आकृति कभी कम नहीं होती, इस पे और बर्फ जम जाती है। ठीक है, लगातार बर्फ जहां जमी रहती है उसको हिमानी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ विशेषता ये बताई गई है, कठोर जलवायु होने के कारण। कठोर का मतलब क्या? कठोर जलवायु का मतलब क्या? कठोर जलवायु का मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों के रहने के लिए जीवन आसान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जीवन जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि पर्वतों में जब बहुत ज्यादा सर्दी है तो वहां पर रहना बहुत मुश्किल होगा। आपने देखा होगा जब सर्दी का मौसम होता है तो वहां पर जो है रुकना, वहां पर जो है रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं रहता। सर्दियों के मौसम में आप खुद देखते हैं कि आपको कितना मुश्किल होता है। तो जहां पे नेगेटिव में टेम्परेचर है, जहां माइनस में है, जहां हमारी सर्दी के मौसम से भी ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां पर आप क्या करेंगे? एक मिनट जरा मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूं। हाँ, तो मैं वापस आ गया। तो हम ये देखते हैं हिमानी किसको कहते हैं? बर्फ की नदियां जो जमी रहती हैं, ये जो ऊपर बर्फ की नदियां होती हैं जो जमी रहती हैं, उन्हीं को हिमानी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये आकृति होती है, बर्फ की नदियां हैं, ये लगातार इसी तरीके से बहती रहेंगी, लेकिन ये बर्फ की नदियां हैं, ये बर्फीली नदियां हैं, ये लगातार वहीं पे वैसे ही बनी रहेंगी। इन्हीं को हिमानी कहा जाता है। ठीक है, अब जितने भी पर्वत होते हैं वो एक क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं, जिसको श्रृंखला कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पर्वत श्रृंखला उनको कहा जाता है। तो पर्वत श्रृंखला क्या होती है? जैसे हमारा हिमालय पर्वत है ना, तो ये एक पर्वत नहीं है कि ऐसे हिमालय पर्वत हो, इसके अगल बगल में ना बहुत सी छोटी छोटी चोटियां हैं, बड़ी छोटी सब चोटियां हैं। इसमें सबसे ऊंची एवरेस्ट है। ठीक है, सबसे ऊंची एवरेस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चोटियां हैं जो कई देशों में फैली हुई हैं। कुछ हिस्सा नेपाल में फैला हुआ है, कुछ हिस्सा जो है वो भारत में फैला हुआ है।
ठीक है। और कुछ हिस्सा जो है आपका नेपाल भारत के अलावा और जगहों पर भी इसका हिस्सा उठा हुआ है, ठीक है। जैसे म्यांमार है, वहां पर भी है, म्यांमार आप देख सकते हैं कौन सा देश है, तो वहां पर भी इसका हिस्सा फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो पर्वत चोटियां होती हैं, ये पर्वत जो चोटियां होती हैं, ये एक सीरीज के रूप में अगल बगल ना व्यवस्थित होती हैं, ये अगल बगल लगी होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये अगल बगल जो श्रृंखलाएं लगी होती हैं, ये जो चोटियां लगी होती हैं, इसी को मिला करके क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो पता है कौन सी है, वो है अरावली। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी, ठीक है। और ये पता है कहां से फैली हुई है, अगर आप इसको देखेंगे तो भारत में, ये ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मैंने मैप लिया हुआ है, ये हमारा जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान, ये गुजरात के आसपास से शुरू होकर राजस्थान से होते हुए ये दिल्ली के पास जाके खत्म होती है। इतनी बड़ी है ये, तो छोटी 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 बड़ी, कुछ घिस गई है, कुछ ऊंचाई पे है, तो इस तरीके से करके ना ये बहुत ढेर सारी जो चोटियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखलाओं के रूप में ये छोटे छोटे पर्वतों की जो श्रेणियां हैं, ये बटी हुई हैं इसकी अरावली की। तो ये सबसे छोटा पर्वत हो गया है। अब ये बहुत छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि ये घिस गया है। मैंने आपको बताया कि हवा के माध्यम से ये पर्वत, और समय के साथ साथ ये पर्वत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं, ये स्थलाकृतियां घिसती रहती हैं। तो अरावली भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है, लेकिन ये क्या हो गई है, अब ये घिस गई है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा हिमालय है, उसी तरीके से हमारा आल्प्स भी है, एंडीज भी है। तो आल्प्स हमारा जो है एशिया में है, एंडीज हमारा जो है यूरोप में है, ठीक है। आल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, यूरोप में है, एंडीज यूरोप में है, एशिया में आपका आल्प्स है, ये नोट कर लीजिएगा, आल्प्स आपका एशिया में और हिमालय आपका इंडिया में। आल्प्स और हिमालय दोनों ही एशिया में, क्योंकि एशिया में इंडिया भी है। तो यूरोप में कौन सा है, एंडीज पर्वत है, ठीक है। आपका एंडीज पर्वत ये इसका है, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत है। आल्प्स जो है आपका यूरोप का है, आल्प्स पर्वत यूरोप का है। ये कहां पाया जाता है, आप ये देख कर बताइएगा, आल्प्स पर्वत जो है ये कहां पे मिलता है, आप इसको देख करके बताइएगा कि किस जगह पर है। आप इसको खोजिएगा कि आल्प्स पर्वत कहां पर है, यूरोप में किस देश में है, यूरोप में तो है लेकिन किस देश में है। और दक्षिणी अमेरिका में जो है एंडीज पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो हम आपको मैप दिखाते हैं, ये रहा मैप आपका, तो ये रहा, ये दुनिया का मैप है। तो इसमें आप ये देख सकते हो, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका का ये जो ऐसे करके ये गई है ना, ये पूरी लाइन, यहाँ पे पर्वत है, इसी पर्वत को क्या कहते हैं, एंडीज कहते हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिका का पर्वत है एंडीज। उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका में भी एक पर्वत है, ठीक है, वो ऐसे फैला हुआ है, इसको कहते हैं रॉकीज, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, रॉकीज, और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, एंडीज है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा आइए हम देखते हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ये बताया गया है। तो पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। वलित पर्वत कौन से होते हैं, ठीक है, वलित पर्वत जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि वलित पर्वत कहाँ किसको जाता है। देखिए, एक हिस्सा ये है पृथ्वी का और एक हिस्सा ये है। पृथ्वी ना, आप अभी इतना जानते रहिए कि पृथ्वी ना अलग अलग प्लेटों से बनी है, अलग अलग प्लेटों से बनी है। ये प्लेटें खाने वाली प्लेटें नहीं है, ये चट्टान की प्लेटें हैं, ठीक है, चट्टानी प्लेटें हैं, चट्टानी प्लेटें, ठीक है। ये चट्टानी प्लेटों से बनी हुई हैं। ये क्या होती हैं, लगातार घूमती रहती हैं, कई हजार सालों में, कई लाख सालों में, धीरे धीरे करके ना एक दूसरे के नजदीक आती हैं। जब ये एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे को, एक बड़ी प्लेट जो है, एक भारी प्लेट जो है, वो दूसरी प्लेट को टक्कर मारती है। जैसे ये दूसरी प्लेट है, इसको टक्कर मार रही है। इसको जब टक्कर मारती है तो नीचे जो मलबा होता है ना, जिसमें जो सामान पड़ा होता है, ये टक्कर की वजह से ये सामान ना धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। अब जैसे आप 2 केक के टुकड़े लीजिए, ऐसे समझिए, 2 केक के टुकड़े लीजिए, ये दोनों आमने सामने रखिए, केक के दोनों टुकड़े, और इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाइए कि नीचे जो है बिल्कुल एकदम कठोर सतह हो, यानी मेज पर आपने रखा हो। तो जब आप इसको मिलाएंगे ना, तो ये क्या होगा, जब मिलेगा ना तो ये ऊपर उठ जाएगा। जब पास में आएगा ना, इसको बिल्कुल कचूमड़ आप इसका निकालेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। तो इसी तरीके से धरती पर भी जो 2 प्लेटें हैं, मान लीजिए ये एशिया की हुई और एक हो गई यूरोप की, ये आपस में कभी टकराई। वैसे तो ये एशिया और यूरोप का एक ही प्लेट है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे एशिया की प्लेट है और कोई और प्लेट हो, वो आपस में अगर टकराई तो ये क्या बनाएंगी, ये जो है कोई ना कोई पर्वत बना देंगी, ये हिस्सा उठ जाएगा। जैसे ठीक वैसे ही, जैसे ये यहाँ पर केक आपने चिपकाया एक दूसरे से तो उठ गया, ठीक है। अब आपका जो हिमालय है, हिमालय जो है वो क्या है,
जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया ना ऐसे बह रहा है, इंडिया जिस प्लेट पे है, भारत की जो प्लेट है, यानी भारत जिस चट्टान पे है, बड़ी चट्टान पे, वो ऐसे बही जा रही है। ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। यानी भारत जो है हमारा, वो लगातार उत्तर पूर्व दिशा की ओर बह रहा है। और यहाँ पे क्या है? तिब्बत का पठार है, यहाँ पे क्युनलुन का पठार है। पहले ये क्युनलुन का पठार था, यहाँ पे ये बहुत बड़ा हिस्सा था। तो ये जो प्लेट आकर के ना यहाँ पे हमारे जो है दूसरी प्लेट से टकराई, जो क्युनलुन का पठार के पास वाली प्लेट थी, ये पूरे प्लेट जिसपे क्युनलुन का पठार था, इससे टकराई और वही सैंडविच बन गया। इसकी सैंडविच बनने से ही ना ये हिमालय पर्वत बना है, नया वाला। ठीक है, हिमालय पर्वत उसके बाद बना है, क्युनलुन पर्वत से जब ये टकरा गया, क्युनलुन वाले पठार से जब ये जाकर के टकराने लगा, ये क्युनलुन पठार जो है ये दूसरे भूखंड पे था, ये हमारा अलग भूखंड पे था। ठीक है, तो ये दोनों भूखंड जब आपस में टकराए तो यहाँ पे एक अलग ही आकृति बन के आ गई, जो पहाड़ जैसी दिखती है, और ये बहुत ऊंची है, और इस आकृति को क्या कहा जाता है? हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो और इस तरह के पर्वत को क्या कहते हैं? इस तरह के पर्वत को कहते हैं, अभी नाम देखा था, देखो अभी नाम देखा था, वलित पर्वत। ठीक है, इस तरह के पर्वत को वलित पर्वत कहते हैं। तो ये जो हमारा हिमालय है, ये वलित पर्वत है। भारत में सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? सबसे पुराना जो वलित पर्वत है वो है हमारा अरावली। अरावली पर्वत सबसे पुराना वलित पर्वत है। ठीक है, तो इस अरावली पर्वत श्रेणी को एक वलित पर्वत आप उदाहरण के तौर पे याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पर्वत कौन सा है? भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होता है? भ्रंशोत्थ के बारे में बताता हूं मैं आपको। भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होता है? मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा हिस्सा है पृथ्वी का, जहां पे आप लोग रहते हैं। अचानक से क्या हुआ, किसी वजह से नीचे जो है कुछ पोली मिट्टी थी या कुछ भी था, किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से या किसी भी तरह की गतिविधि हुई जिसकी वजह से बीच का ये हिस्सा नीचे धंस गया, ऐसे हो गया, ये अगल बगल ऐसे रह गए, ये ऐसे रह गए, और ये जो बीच वाला हिस्सा था ना, ये धड़ाम से नीचे धंस गया। तो जब ये धड़ाम से नीचे धंस गया तो यहाँ पे खड़ा हुआ कोई भी आदमी, उसको क्या लगेगा कि ये क्या है? ये तो पहाड़ है। ठीक है, तो ये वाकई में पहाड़ ही माना जाता है जो इस तरीके का हो। ठीक है, तो इस तरह के पहाड़ जो किसी हिस्से के बीच में दब जाने की वजह से दूसरे सिरों के, दूसरे किनारों के हिस्से उठे हुए प्रतीत होने लगे। जब किसी भूखंड के बीच के भाग के दब जाने की वजह से उसके दोनों किनारों के जो जुड़े हुए हिस्से हैं, जब वो ऊंचे उठे हुए प्रतीत होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, तो ऐसे ही पर्वत को हम क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण भी यहां पर दिया हुआ है, उनका नाम याद रखिएगा। यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत। ठीक है, यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत, ये आप देख लीजिएगा कहां पे हैं। यूरोप की राइन घाटी, वासजेस पर्वत, ये दोनों दोनों ही यूरोप में है। ठीक है, तो राइन घाटी और वासजेस, ये दोनों ही पर्वत आपके यूरोप में है। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा, वासजेस पर्वत दो देशों की सीमा पे है। राइन घाटी अगर देखेंगे तो ये बहुत उपजाऊ घाटी है। ये आपको देखना पड़ेगा कहां पे है। ये जर्मनी में है, जर्मनी में आप देखिएगा कहां पर है ये। ठीक है, राइन घाटी। ठीक है, अब भ्रंशोत्थ पर्वत का जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? हार्स्ट या उत्खंड, और नीचे धसे हुए हिस्से को क्या कहते हैं? द्रोणिका या ग्राबेन। ये नोट कर लीजिएगा। उत्खंड क्या है? जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, ये उत्खंड है, और जो नीचे दब गया उसको क्या कहते हैं? द्रोणिका या फिर ग्राबेन कहा जाता है। ठीक है, यूरोप की जो राइन घाटी है ना, वो ऐसी है। इसका मतलब है कि यूरोप में जो राइन घाटी है ना, जिसमें नदी बह रही है एक, इसमें क्या है कि यहाँ इस तरीके से ही बनी हुई है। राइन घाटी कुछ इसी तरीके की होगी, किनारे किनारे ऊपर हिस्सा उठा हुआ होगा, क्योंकि बीच का हिस्सा जो है ना वो दब गया होगा। ठीक है, अब आते हैं ज्वालामुखी पर्वत पे। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ठीक है, अब ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण कैसे बनते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर जो है लावा बह रहा है। अचानक क्या होता है, किसी दिन, जैसे ये पृथ्वी है, इसके आसपास कहीं जो है पानी है। ठीक है, ये समुद्र है, और यहाँ पे क्या है? ढेर सारा लावा है। ये लावा कहीं इकट्ठा हो गया। जब ये लावा इकट्ठा हो गया और ये पानी जब इस लावा के आसपास वाले इलाके में आने लगा, ये पानी भी घुसने लगा, तो ये पानी क्या होगा? गर्म होगा। जब ये गर्म होगा, भाप बनेगी, तो भाप में बहुत शक्ति है। ये भाप क्या करेगी? धीरे धीरे ऊपर उठेगी और एक दिन क्या करेगी? जमीन को फाड़ देगी, और एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। ठीक है, या फिर अगर विस्फोट नहीं भी होता है तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? ये लावा पृथ्वी पे ऐसे ऐसे फैलने लगेगा, निकलने लगेगा, और ऐसे ऐसे करके फैलने लगेगा। फैलते फैलते कई सालों बाद क्या होगा? ये ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, ऐसे करके,
और ये क्या बन जाएगा, एक पर्वत बन जाएगा। इसी पर्वत को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत इसी तरीके से बनते हैं। 2 ज्वालामुखी पर्वतों के नाम आपके यहाँ दिए गए हैं और वो पूछे जा सकते हैं। जैसे एक ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो, ठीक है, ये आपका है अफ्रीका में। और दूसरा जो ज्वालामुखी पर्वत एक उदाहरण इन्होंने दिया है किलिमंजारो के अलावा ज्वालामुखी पर्वत का, उसका नाम है फ्यूजियामा, जो कि जापान में है। तो ये दोनों नाम आप नोट कर लीजिएगा कि फ्यूजियामा कौन से देश में पाया जाता है और माउंट किलिमंजारो किस देश में पाया जाता है। तो माउंट किलिमंजारो पाया जाता है आपका अफ्रीका में और जापान में पाया जाता है फ्यूजियामा। ठीक है, पर्वत लाभदायक बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल के संग्रहागार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे होते हैं, तो यहाँ बर्फ जमी होती है। बर्फ जब पिघलती है तो पानी के रूप में वो हमारे मैदानों में पहुंचती है। ठीक है, जहां हम रहते हैं उसे मैदान कहते हैं। तो इन इलाकों में जब पहुंचती है, कुछ लोग पहाड़ों में भी रहते हैं, जैसे आप पहाड़ों में घूमने जाते होंगे, अगर आप शिमला गए हैं, नैनीताल, मसूरी गए हैं, तो वो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर भी लोग रहते हैं। लेकिन ये जो नदियां हैं ये बह करके पहाड़ों से होते हुए कहाँ आती हैं, जमीन पर आती हैं, यानी मैदानों में। जहां हम लोग जो दिल्ली और नोएडा या गाजियाबाद या इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो आपके मैदानी इलाकों में रह रहे हैं। ठीक है, और ये जो पानी आता है इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई में। सिंचाई आप जानते ही हैं, जब आप फसलें पैदा करते हो तो फसलों को पानी चाहिए, पानी जो फसलों को दिया जाता है उसी को सिंचाई कहते हैं। ठीक है, पनबिजली के उत्पादन में, यानी कि पानी से जो बिजली पैदा की जाए। पानी से बिजली पैदा करने के लिए क्या किया जाता है कि एक जो है टरबाइन होती है। टरबाइन ना कुछ ऐसी होती है, पंखा सा होता है। ठीक है, इस पंखे पे इस तरह से पंखा सा होता है, बड़े बड़े डैने होते हैं इसके, और ऊपर से ना पानी गिराया जाता है। जब इस पे पानी गिराया जाता है तो ये डैना कुछ इस तरीके का होता है कि पानी जब इस पे गिरता है ना तो ये घूमने लगता है। यानी ये जो पूरी की पूरी टरबाइन है ना, ये घूमने लगेगी, चक्कर काटने लगेगी। जब चक्कर काटने लगती है ना तो पीछे एक मशीन लगी होती है जिसको डायनेमो कहते हैं। उसके बारे में आप बाद में आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि डायनेमो क्या होता है। उसी डायनेमो से क्या होता है, जब ये घूमती है तो डायनेमो से क्या होती है, बिजली बन जाती है, और यही बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इसको हम कहते हैं पनबिजली। तो ये जो पानी पहाड़ों से आ रहा है, जितनी जहां पे पहाड़ है ना उसके नीचे आप बड़े आराम से ये लगा सकते हो, क्योंकि पहाड़ों से जब नेचुरली पानी आ रहा है तो वहां नीचे लगा दो तो बड़े आराम से बिजली पैदा होगी। अगर आप मैदान में लगाते हो तो आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैदान में आप ऊंचाई से गिराने के लिए पहले पानी को ऊंचाई पे पहुंचाओगे। ठीक है, इसीलिए जितने भी पनबिजली परियोजनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पहाड़ी इलाकों में होती हैं, पहाड़ी जगहों पे बनाई जाती हैं, ताकि ऊंचाई से गिरने वाला पानी आराम से मिल जाए और वो पानी किसको चला सके, इस डायनेमो को। ठीक है, जो मशीन है डायनेमो में जो डैने लगे हुए हैं, जो पंखा लगा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायनेमो का डैना या डायनेमो का पंखा। अभी देखो मैं नाम याद था, अभी मैं भूल गया। डायनेमो कहते हैं मशीन को जिससे बिजली पैदा होती है, और ये जो पंखा लगा हुआ है टरबाइन इसको कहते हैं। देखो नाम नहीं याद आ रहा था, ये टरबाइन कहते हैं। ये जो पंखा लगा हुआ है इसको घुमाया जाता है, जब इसको घुमाया जाता है तो डायनेमो से बिजली बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपको देखो यहाँ पर बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे प्रकार के उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, जो आप देखते हो ना, गोंद वगैरह जो आप जो आप प्राप्त करते हो, गोंद जिससे कि आप चीजों को चिपकाते हो, ये सब इन सब के पेड़ होते हैं। ये सारे पेड़ अक्सर ना पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं, पर्वतों पर ही पाए जाते हैं। पर्वतों में जो वन पाए जाते हैं ना, उनकी लकड़ियों से, उन पौधों से ही ये प्राप्त किए जाते हैं। गोंद हो गया, रेजिन हो गया। सैलानियों का मतलब आप जानते हैं, जैसे आप लोग घूमने कहीं जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, तो आपको क्या कहा जाता है, सैलानी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको सैलानी कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, सैलानी। पर्वतों की यात्रा करते हैं, सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे स्पोर्ट्स भी होते हैं, एक्साइटिंग एडवेंचरस स्पोर्ट, जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है। ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, की भी होंगी, क्या पता। तो ये सारी चीजें आप वहां पर करते हो। ठीक है, आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी हिमालयन रीजन में गया हो, जैसे अगर आप उसमें गए हो, लद्दाख वगैरह में गए हो, वैसे तो आप बहुत छोटे होंगे अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप बड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन की, तो हो सकता है आप गए हो। तो लद्दाख और इन जगहों पे अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे इस तरह की बहुत सी गतिविधियां होती हैं। तो आप उन जगहों के नाम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, वही यहाँ पर एक्सरसाइज के रूप में दिया गया है। ये आप देखिए, ये ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है, किस तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाता है, पूरा का पूरा एक
पर्वत क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, और ये ज्वालामुखी होता है ना, इसमें नीचे एक नली होती है, नली बन जाती है क्योंकि इसी से लावा निकलता रहता है तो एक नली का रूप ले लेता है। ठीक है, इस नली के ऊपर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो हमेशा लावा निकलता रहेगा, समय आने पर लावा निकलता रहता है। जब नीचे लावा खत्म हो जाता है तो ये बंद हो जाता है छेद। ठीक है, लेकिन फिर कभी नीचे लावा आ गया तो इस छेद को फोड़ करके निकलता है। इसलिए अगर कभी छेद बंद हो भी गया है तो भी ये खतरनाक जगह होती है। यहाँ पर ना कई बार पानी बरसने से ऊपर झील बन जाती है, तो लोग सोचते हैं चलो यहाँ नहाने चलते हैं, लेकिन नीचे क्या है, नली लगी हुई है। किसी दिन यहाँ पे अगर लावा भर गया और बढ़िया से इसने विस्फोट मारा तो सब उड़ जाएंगे जितने यहाँ नहा रहे होंगे। ठीक है, पठार क्या होता है? पठार बिल्कुल एक टेबल जैसी संरचना होती है। टेबल जैसा मतलब कुछ इस तरीके का होगा। पर्वत आपके देखिए ऐसे दिखते हैं, ऊपर चोटी होती है, पर्वत का जो चोटी है वो छोटी होती है, नुकीली होती है, और नीचे का आधार जो है वो चौड़ा होता है। आधार जो है चौड़ा होता है और ऊपर चोटी नुकीली होती है। लेकिन जो पठार होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ऊपर का हिस्सा सपाट होता है जहां पे लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह को पठार कहते हैं। मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। ढाल खड़े होने का क्या मतलब है? ये जो ढाल है ना, ये खड़े हैं, मतलब ये इस तरह से नहीं है कि हाँ ऐसे हों, इस तरह से नहीं है, खड़े हैं। ठीक है, इस तरीके से खड़े हैं, सीधे उठे हुए हैं। तो इनके ढाल कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। तो पठारों के ढाल आपके खड़े होते हैं। भारत में जो पठार पाया जाता है ना, वो होता है दक्कन का पठार। आपको पता होगा या फिर आपको नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए, भारत में जो पठार है वो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार आपका ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के नीचे जो विंध्याचल पर्वत है उसके नीचे से यहाँ से शुरू होता है और पूरा यहाँ तक पूरे दक्षिण भारत को घेरता है। ये पठार जो है ये दक्कन का पठार है। इसको क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, ये दक्कन का पठार आपका ये पूरा यहाँ पे जो है झारखंड के आसपास के एरिया, यहाँ सब यहाँ तक फैला हुआ है। तो भारत का जो पठार है वो दक्कन का पठार है। उसके अलावा केनिया, तंजानिया और युगांडा, ये तीनों क्या है? ये अफ्रीकी देश हैं। केनिया, तंजानिया और युगांडा ये तीनों अफ्रीकी देश हैं। और पूर्वी अफ्रीका का पठार, यानी अफ्रीका का जो ईस्टर्न हिस्सा है वहां पर भी एक पठार है, उसको पूर्वी अफ्रीका पठार कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये वर्ल्ड मैप है नीचे। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखेंगे, ये छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे। तो ऑस्ट्रेलिया में ना ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा, ये पूरा पठारी हिस्सा है। ठीक है, और ये पूरा पठारी हिस्सा बना हुआ है, रेगिस्तानी है, पठारी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार कहाँ है? अगर आप ये देखेंगे, ये आपका ये चाइना है, चाइना सटा हुआ तिब्बत है। तिब्बत का पठार जो है ये सबसे ऊंचा है। यहाँ पर तिब्बत है कहीं, तो ये जो पठार है तिब्बत का, ये सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा दुनिया में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है, 4000 से 6000 मीटर तक है। मतलब कुछ इलाकों में 4000 मीटर तक ऊंचा है और कुछ इलाकों में 6000 मीटर तक ऊंचा है। तो ये कुछ ऐसा सा दिखता होगा कि तिब्बत का पठार कुछ इस तरीके से होगा कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे होते हुए ये यहाँ तक इस तरीके से फैला हुआ है। तो यहाँ पर ऊंचाई जो है वो 4000 मीटर की होगी और ये जो सबसे ऊंचा हिस्सा होगा वो 6000 मीटर तक का रहा होगा। तो 4000 से 6000 मीटर तक कहने का यही मतलब है। पठार क्यों उपयोगी होते हैं, ये पूछा जा सकता है कि पठार किस मामले में उपयोगी है। पठार इस मामले में उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। खनिज क्या होते हैं? प्रचुरता यानी अधिकता। खनिज क्या होते हैं? जैसे लोहा, एल्युमिनियम, टीना, ये जितनी भी चीजें आप देखते हैं जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये सब खनिज कहे जाते हैं। कुछ खनिजों में लोहा होता है, कुछ खनिजों में लोहा नहीं होता है, लेकिन ये जितने भी खनिज होते हैं लोहे वाले, अधिकतर लोहे वाले, सोना हो गया, सोना भी एक खनिज है, हीरा भी एक खनिज है, तो ये सारे के सारे पठारों में पाए जाते हैं। तो भारत का जो पठार है उसमें एक छोटा नागपुर पठार है। पहले हम भारत के पठार की बात करते हैं। उसमें जो पठार है वो छोटा नागपुर पठार है। उसमें क्या है? लोहा, कोयला और मैंगनीज, ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और ये जो पठार है भारत का सबसे ज्यादा जहां पे ये चीजें पाई जाती हैं वो छोटा नागपुर का पठार है। अब आपको दिखाते हैं छोटा नागपुर कहाँ है। आपका ये जो झारखंड देख रहे हैं ना, इस झारखंड के आसपास का जो पठार है जो पूरा घेरे रहता है, ये इसको कहते हैं छोटा नागपुर। इसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, जिसके ऊपर झारखंड है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है ना, इस पे झारखंड, उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें छोटा नागपुर पठार में ढेर सारे खनिज, जैसे तांबा, जैसे लोहा है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के जो ओर्स होते हैं वो सब यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत का जो छोटा नागपुर पठार है वो सबसे ज्यादा खनिज
खनिज के रूप में सबसे ज्यादा उपयोगी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स। ठीक है, सोना, हीरा, लोहा, जो पत्थर है, चूना है, ये सारी चीजें खनिजों में गिनी जाती है। कुछ खनिजों में लोहा होता है और कुछ खनिजों में लोहा नहीं होता है। ठीक है, मैंगनीज हो गया, लोहा हो गया, ये सारे खनिज हैं और ये हमारे भारत में छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए हमारा जो छोटा नागपुर का इलाका है ना, जिसमें उड़ीसा आता है, उड़ीसा सबसे ज्यादा ये सारी चीजें पैदा करने वाला, यानी खनिज पैदा करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, उड़ीसा सबसे ज्यादा खनिज समृद्ध राज्य। ठीक है, सबसे ज्यादा उड़ीसा में खनिज पाए जाते हैं। लोहा, मैंगनीज, एल्युमिनियम के जो ओर्स होते हैं, बॉक्साइट जिसको कहते हैं, वो सब यहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा सोना और हीरा, इस चीज को नोट कर लीजिए, सोना और हीरा ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में जो भी पठार है वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सोना और हीरा। और एक चीज आप देख रहे होंगे कि जहां पर भी सोना, हीरा, जितनी भी जरूरी चीजें मिल रही हैं, वही देश और वही राज्य सबसे ज्यादा गरीब है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं आपको कि उड़ीसा और झारखंड ये ऐसे राज्य हैं जो गरीब राज्यों में गिने जाते हैं। अब तो ये आगे बढ़ रहे हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आगे पिछले समय बीते हुए समय में ये बहुत ही गरीब राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर इतना ज्यादा मिनरल्स होने के बावजूद भी गरीब राज्य ये क्यों रह गए? तो इसके बारे में आप आने वाली क्लासेस में एनालिसिस जो पढ़ेंगे उसमें आप समझ जाएंगे कि क्यों ये गरीब रह गए। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं क्या होता है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से झरने हो सकते हैं, जलप्रपात यानी झरने, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। ठीक है, जलप्रपात क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। अब जैसे ये बनाया है, मैंने ये बनाया है, यहाँ पर नीचे एक बना लेते हैं, पठार बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं नदी बह रही होगी तो ये बहुत ऊंचाई से नीचे गिरेगी ऐसे करके, पठारी इलाके में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है जलप्रपात बनाए जाते हैं, झरने बनाए जाते हैं, झरने होते हैं, प्राकृतिक रूप से बने हुए झरने होते हैं, बनाना नहीं पड़ता, बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इन झरनों पे आप समझ सकते हो क्या किया जा सकता है। यहाँ नीचे क्या कर सकते हो? टरबाइन वर्बाइन लगा सकते हो, जो पहले मैंने बताया, इसको घुमा सकते हो और क्या कर सकते हो? डायनेमो से बिजली बना सकते हो। ठीक है, तो जो पठारी इलाके हैं वहां पर भी पहाड़ी इलाकों की तरह ही अगर नदियां बह रही हैं और वो नदियां ऊंचाई से गिर रही हैं तो वहां पर भी बिजली उत्पादन किया जा सकता है, बिजली पैदा की जा सकती है। ठीक है, तो कुछ जलप्रपातों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे एक छोटा नागपुर पठार पे स्वर्ण रेखा नदी है, उस पे हुंडरू जलप्रपात है। तो आप इनके नाम याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात, ये नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक में क्या है? जोग जलप्रपात है। इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। जो जोग जलप्रपात है ना, भारत का सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ठीक है, तो ये जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा, इसीलिए यहां पर नाम लिया हुआ है। और उसके अलावा हुंडरू जलप्रपात, ये भी बहुत फेमस है। ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, छोटा नागपुर में। स्वर्ण रेखा नदी आपको पता है झारखंड से बहती है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ये झारखंड में बहती है। झारखंड को मैंने बताया आपको कि झारखंड आपका कहां पर है? छोटा नागपुर पर है। तो ये नदी जो है वो वहीं बहती है, झारखंड से ही झारखंड में ही बह रही होती है स्वर्ण रेखा नदी। और इसी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। आप समझ ही गए इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये आपका पठार है, ये ऊंचाई बढ़ती जा रही है, कहीं पे और भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, कुछ ऐसी टेबल है जो उबड़ खाबड़ है, तो हो सकता है यहाँ से कोई नदी झरना बह रहा हो सकता है यहाँ से कोई झरना बह रहा हो। तो इस तरीके से बहुत से नदियां और झरने यहाँ पर मिलते हैं जिनको जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो दो नाम आप याद रखिएगा, एक हो गया आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, और कर्नाटक का कौन सा? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अब देखते हैं मैदान क्या होता है। मैदान वो जगह है जहां पे लोग, सपाट मैदान जो होता है ना, जहां पे उबड़ खाबड़ जमीन नहीं होती, वो सारे का सारे जो जगह होती है उसको मैदान कहते हैं। जैसे दिल्ली के अगर आप रहने वाले हो, या फिर अगर आप नोएडा, गाजियाबाद, या फिर आप इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, और पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में अगर आप रहते हो तो इस इलाके को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। ठीक है, ये इलाका मैदान कहा जाता है। और इन इलाकों को क्या कहा जाता है? नदियों का मैदान कहा जाता है, नदी वाला मैदान। होता क्या है कि ये जो नदियां हैं, जैसे यहाँ से ऊपर आपने ये देखा हिमालय है, ठीक है, इसी हिमालय से कहीं से नदी निकल रही है, नदी निकलते निकलते जमीन पे आती है, और इस जमीन पे आते हुए ये बड़े ढेर सारे पत्थर और छोटे छोटे बालू गिट्टी सब ला करके कहाँ फैला देती है? यहाँ फैला देती है।
और ये जब फैला देती है तो ये गिट्टी पत्थर बालू जितने भी चीजें लाती है ना, ये बहुत उपजाऊ होती हैं। इसकी वजह से ये जमीन में जो अनाज पैदा करने के लिए काफी चीजें मिल जाती हैं, अनाज पैदा करने लायक काफी ज्यादा मिनरल्स या खनिज जिसको कहते हैं वो आ जाते हैं साथ में। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मैदान होता है ये उपजाऊ होता है। तो हमारे पूरी दुनिया में जो मैदान होते हैं सबसे ज्यादा उपजाऊ है, यानी सबसे ज्यादा फसल वहीं पैदा की जाती है। मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ। और ये किससे बनाए जाते हैं, ये कैसे बनते हैं? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से, ये ज्यादा सही होगा, निक्षेप से। निक्षेपण पढ़ा है ना आपने, उसी तरीके से निक्षेप। निक्षेप यानी वो चीजें जो ला करके ये नदियां जमीन पर इकट्ठा कर देती हैं। तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से निर्मित होते हैं ये आपके पठार, सॉरी मैदान। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से जो निर्मित होते हैं वो पठार कहे जाते हैं, मैदान कहे जाते हैं। ठीक है, मैदान में आपका परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, क्योंकि ऊंचाई पे ज्यादा बसें वगैरह नहीं चलानी मैदान में। बसें वगैरह चलानी है तो वहां पे पेट्रोल कम खर्च होगा, खतरा कम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए परिवहन के साधनों का विकास भी वहां पर संभव हो पाता है। अब कुछ बहुत बड़े बड़े जो मैदान हैं, एक जो है वो उत्तर प्रदेश का मैदान है, भारत में जो है वो गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान जो है वो कहां तक फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा का मैदान है। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सब गंगा का मैदान है। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो सतलज नदियां हैं, सतलज होगी, पंजाब में जो नदियां बहती हैं, सतलज है, व्यास है, उनके द्वारा जो लाया गया मैदान है वो सतलज का मैदान, व्यास का मैदान, इसी तरीके से कहा जाता है। ठीक है, तो ये जितना भी मैदान है ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, बालू, सिल्ट, यहाँ लिखा हुआ है ना पत्थर, बालू, सिल्ट को ये घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। घाटियां क्या होती हैं? ये जो नदी बह रही है ये किसी घाटी में बहती है। घाटी यानी ऐसे करके आप ये समझ लो कि ये ऐसा इलाका है और यहाँ नदी भरी हुई है, नदी का पानी भरा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। जहाँ पानी भरा हुआ है उसको घाटी कहते हैं। और इसके ऊपर वाले इलाके में, यहाँ पे बनारस है, कहीं इलाहाबाद है, कहीं दूसरे शहर हैं, तो जहां पे नदी बह रही है उसको क्या कहते हैं? नदी की घाटी कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और एशिया में, अब देखिए महाद्वीपों की बात करते हैं। एशिया में सबसे बड़ा मैदान भारत में गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और चीन में कौन सा है? यांगत्से नदी का मैदान, ये सबसे बड़ा मैदान है। ये याद रखिएगा, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? एशिया में है और भारत में है। और जो यांगत्से नदी का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, याद करने लायक बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर नीचे ये बताया गया है कि मैदानों में रहना आसान क्यों है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहना मुश्किल क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ऊंचाई पे रहोगे तो चीजों को लाना ले आना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन में आप एक बार नीचे उतरे तो पता चला कि 4 से 5 घंटे वापस पहुंचने में लग गए। तो मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, ये यहाँ पर सिंपल सी चीज बताई हुई है। उसके अलावा क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में कुछ लोग गलतियां भी करते हैं, उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। कुछ गलतियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कूड़ा वगैरह हम फेंक देते हैं तो जो नदियां हैं वो सब गंदी हो जाती हैं। और फिर हम जो मैदान जो इतना उपजाऊ है जहाँ पे हम सब रहते हैं, वो नदी का पानी वो सब दूषित करके और जमीन को हम बर्बाद करके रख देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पे बताई गई हैं। उसके अलावा क्या बताया गया है कि कई बार क्या होता है, मैदान में तो हम रहते हैं, लेकिन मैदान में रहने की वजह से क्या होता है कि आसपास कहीं ज्वालामुखी पर्वत होता है या फिर कहीं भूकंप आ गया तो ये मैदान क्या हो जाते हैं? ये अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जैसे मैदानों पे आपने घर बनाए हैं और घर बनाएंगे, मैदान है, आपने यहाँ पर जो है घर वर बना लिए, ठीक है, या और बगल में नदियां बह रही हैं, या फिर कभी भूकंप आ गया, या फिर पास में कहीं ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से लावा निकला और नजदीक है तो वो लावा कहाँ आ जाएगा? मैदान में आ जाएगा और कई लोगों की जान ले लेगा। उसी तरीके से भूकंप आएगा तो ये मकान गिरेगा तो कई लोगों की जान ले लेगा। अब नदी बगल में समुद्र अगर है, जैसे भारत के आसपास जो है हिंद महासागर है, इसमें अगर सुनामी आ गई तो ये पूरे के पूरे जो पानी है ये हमारे देश में घुस जाएगा और हमारे देश का नुकसान करेगा, कई लोग उसमें मारे जाएंगे। तो इस चीज के बारे में बताया गया है कि मैदानों में होने वाली कुछ प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है यानी ज्वालामुखी का फटना, तूफान है, बाढ़ है, ये सारी चीजें। तूफान भी आता है, आपने देखा होगा, तूफान भी आपने महसूस किए होंगे, आप बहुत से तूफानों के नाम सुनते रहते होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से हम जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। ये 2 चीजें बता करके इस चैप्टर को, जो राइटर है आपके बुक का, उसने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन से लोग किस किस जगह पे कैसे रहते हैं। जैसे रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से रह रहे हैं,
समुद्र के किनारे की जगह ऐसी है। उसके अलावा आपका जो जहाँ जंगल वंगल पाए जाते हैं वहां पर लोग इस तरीके के मकान बनाकर रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा पहाड़ी जल इलाकों में, पठारी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इस तरीके से रह रहे हैं। ये पहाड़ी इलाकों के घर हैं। ठीक है, ये पहाड़ों के घर हैं। ये खेतों के ऊपर सीढ़ीदार खेत हैं। ये आप देख रहे हो ना, सीढ़ी जैसे दिख रहे हैं, ये सीढ़ीदार खेत हैं। यहाँ पे मकान बने हुए हैं। ये आपके मैदानों में, ये आपके पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ों में देखिए, ये भी पहाड़ों में देखिए, ये शिमला विमला का कहीं का सीन होगा। ठीक है, तो किस तरह, कहाँ कहाँ के लोग किस किस तरीके से रहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके होंगे कि आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लायक है और कौन सी नहीं है। लेकिन ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये क्लास 6 के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर भी बना रहा हूँ। इसी वजह से क्या है कि मुझे ये इतने डिटेल में कवर करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।